नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, लेकिन बिल्कुल हाल फिलहाल की नहीं है। बात कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक गांव है सुवनसा, और सुवनसा गांव में 30 जनवरी 2025 को ज्ञानदास नाम के एक सुवनसा के रहने वाले, जो प्रयागराज में फूलपुर के पंचायत विभाग में सफाई कर्मी थे, उन्होंने शाम को 4 बजे अपने घर के पीछे, घर की ही जो वो खपरेल से निकली हुई लकड़ियां होती हैं, उनमें अपने ही अंगोछे से फंदा लगाकर जान दे दी। कई बार फोन घर वालों ने मिलाया, उनकी बेटी ने मिलाया, नहीं मिला। घर से थोड़ी देर पहले ही निकले थे, लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में उनका शव घर के पीछे ही फंदे पर लटका हुआ मिला। गांव के लोग इकट्ठा हुए, परिवार के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई, उनको फंदे से उतारा गया। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में बहुत ही स्पष्ट रूप से आया कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग। लेकिन गांव में ये चर्चा बनी रही कि इस आदमी की अपनी व्यक्तिगत ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसकी वजह से वो अपनी जान दे दे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था, घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था, परिवार वालों की समझ में नहीं आ रहा था, और गांव वालों की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे और उनका एक भाई रामदास मिर्जापुर में डीपीआरओ था, जिला पंचायत राज अधिकारी। बच्चे सब पढ़े लिखे थे, 2 लड़कियों की शादी हो गई थी, लड़का भी कहीं बाहर नौकरी करता था, तो इसलिए कोई ऐसा कारण सुसाइड करने का नहीं था। बहरहाल 30 तारीख की शाम की ये बात है। बॉडी गई थी, 31 को पोस्टमार्टम हुआ। शाम को पोस्टमार्टम करने के बाद घर वालों को शव अस्पताल से मिल गया। उन्होंने लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार सब एकजुट हुआ, इकट्ठा हुआ, और तभी रात में 1 फरवरी की बात मैं बता रहा हूँ, 30 और 31 को तो ये हुआ, 1 फरवरी को सब लोग इकट्ठा थे। कब क्या होना है, क्या व्यवस्थाएं होनी है, बड़ा संस्कार होता है 13वीं का, 10वीं का, तो वो सब गांव घर के लोगों को, परिवार के लोगों को इकट्ठा करके उसकी रूपरेखा तय की जाती है। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे अपने ही कमरे में। तभी 11 बजे, रात करीब 11 सवा 11 बजे, मृतक ज्ञानदास के फोन पर एक रिंग आई, एक कॉल आई। उनके भाई रामदास ने, जो डीपीआरओ हैं मिर्जापुर में, उन्होंने फोन उठाया। फोन करने वाले ने बड़े रौबीली आवाज में कहा कि ज्ञानदास कहाँ है, मेरी बात कराओ। भाई ने कहा कि उनका कल देहांत हो गया। फोन करने वाले ने कहा, ये सब बहानेबाजी मत करो, उसको बता देना कि मेरा फोन था, बात कर ले, नहीं बहुत लंबा फंस जाएगा। 3 दिन से न तो फोन उठा रहा है, न बात कर रहा है। उस बातचीत की टोन, चूंकि वो अधिकारी थे, उस बातचीत की टोन, उसका जो सार था, उसका जो अंदाज था, उससे रामदास जी को कुछ शंका हुई। वो हेलो हेलो करते रहे, लेकिन उसने फोन काट दिया कि मैं कोई बात नहीं करूंगा, जैसे ही ज्ञानदास आए मेरी बात कराओ। अगले दिन रामदास प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के पास गए। वो फोन लेकर गए ज्ञानदास का कि ये ऐसा ऐसा था, इस तरह वो पेड़ पर लटके हुए मिले थे, घर के पीछे लटके हुए मिले थे, उनकी मृत्यु हो गई, हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद इस तरह का ये फ़ोन आया, फ़ोन नंबर ये था। लेकिन बातचीत से कुछ ऐसा लगता है कि कोई न कोई बात जरूर थी,
क्योंकि हम लोगों को भी अभी तक उनके आत्महत्या करने का कोई कारण समझ में नहीं आया है। डॉक्टर अनिल कुमार ने बात को अच्छी तरह समझा, अपने जो साइबर सेल होती है, क्राइम ब्रांच होती है, उसको बुलाया, मृतक ज्ञानदास का नंबर दिया और वो नंबर भी दिया जिस नंबर से फोन आया था। यह पता लगा कि 26 से 28 जनवरी के बीच 32 इनकमिंग कॉल हुई हैं, उस नंबर जिसमें वो नंबर भी शामिल था जिस नंबर से उस दिन फोन आया था। कुछ इनकमिंग कॉल, कुछ इनकमिंग वीडियो कॉल थी, कुछ नॉर्मल कॉल थी, कुछ व्हाट्सएप कॉल थी। सारी कॉल्स करीब करीब 32 इनकमिंग कॉल थी। डॉक्टर अनिल कुमार का भी माथा ठनका। उन्होंने सर्विलांस वालों से कहा कि इस नंबर को पता करो और बाकी सारे नंबर्स का पता करो, कौन लोग हैं, क्या बात हुई है। एक पुलिस की टीम फिर भाई रामदास के साथ घर पर आ गई कि क्या कोई परेशानी इस बीच में थी, कोई बात थी। तब बात धीरे धीरे खुलते खुलते सामने आई। बात यह सामने आई कि 26 जनवरी को पहली कॉल किसी अनजान नंबर से उनके पास आई थी और उसने कुछ पैसे देने की बात कही थी और रात में ही उनके पड़ोसी के पास ज्ञानदास का फोन गया कि मेरे मौसा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे ऑनलाइन 10,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। पड़ोसी ने उनको 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 29 तारीख को उनकी लड़की, ज्ञानदास की लड़की ने यह बताया कि वो दिन में करीब 4 बजे के आसपास पापा से बात हुई थी और पापा कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा भी क्या बात है, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है और मैं परेशान भी नहीं हूं। पुलिस ने फिर कहा कि और पता करिए कि क्या कहीं पिछले 3 दिनों में और पैसा इन्होंने लिया है, क्योंकि जैसे ही कॉल डिटेल उन नंबर्स की आई, पुलिस का माथा ठनक गया कि ये साइबर ठग हो सकते हैं। फिर 28 तारीख को उन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर 20,000 रुपये इकट्ठा किए, वो भी ट्रांसफर कर दिए गए। 4 लोगों से ज्ञानदास जी ने, चूंकि उनकी अच्छी रेपुटेशन थी, जिससे उन्होंने ऑनलाइन पैसे मांगे, लोगों ने उनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए और 26 तारीख से 28 तारीख 29 तारीख के बीच में करीब 85,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल जब इस दिशा में की तो पुलिस कंफर्म हो गई कि ये साइबर ठगों का काम है। मृतक ज्ञानदास के पिता ने के 70 वर्षीय पिता मोहनदास ने बताया कि 30 तारीख को सुबह रोज की तरह घर का पूरा काम करने के बाद खाना खाकर ज्ञानदास घर से ड्यूटी पर निकला था। करीब 2 बजे मैं ट्यूबवेल पर गया, 1 घंटे तक वहाँ बेटे के ड्यूटी से आने का इंतज़ार किया और इसी बीच मैं भी किसी काम से घर के बाहर पीछे की तरफ गया, जहाँ ज्ञानदास गमछे का फंदा बनाकर लटक गया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके एक के बाद एक नंबरों को ट्रैक करते हुए जब पता करना शुरू किया तो साइबर ठगों का गैंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य रूप से 4 साइबर ठग इसमें थे, जिससे पूरी बात समझ में आई कि एक्चुअली हुआ क्या था। रोहित प्रजापति नाम का लड़का है जो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसके पिता नरेश प्रजापति किसान हैं, कानपुर के सचेंडी इलाके के भीमसेन मोहल्ले में परिवार के साथ रहते हैं।
मोहल्ले की नज़र में रोहित सिर्फ एक स्टूडेंट है, जबकि साइबर जालसाजों की दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है। वो वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पे सामने आता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि साइबर ठगी के तरीके क्या क्या हैं। मैंने आपको एक घटना भी सुनाई थी इस सिलसिले में। आगरा की एक महिला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। टीचर थी वो, इन्हीं साइबर ठगों के कारण। तो वो रोबीला इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाकर पैसे वसूला करता था। दूसरा किरदार इन साइबर ठगों का कानपुर के सचेंडी इलाके के बंदीपुरवा गांव का है। यहाँ का रहने वाला रोहित प्रजापति भी 20 साल का था और दूसरा लड़का अमित सिंह चौहान, वो भी 20 साल और बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। गांव में ही वो एक तिवारी कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर काम भी करता था, जिसको कहते हैं ओवर टाइम का काम भी करता था। लेकिन 8 महीने पहले वो नौकरी छोड़कर इसी साइबर ठगी के धंधे में लग गया। अमित चौहान एसपी बनता था साइबर ठगों की इस गैंग में। और जब रोहित जो इंस्पेक्टर बनता था किसी किसी केस को हैंडल नहीं कर पाता था, तो वो फौरन हैंडओवर करता था कि मेरे एसपी साहब से बात करो। तब अमित सिंह चौहान एसपी बनकर उसे डराया धमकाया करता था और जेल भेजने की धमकी देकर पैसा वसूली का काम अमित सिंह चौहान करता था। ये था ठग नंबर 2, साइबर ठग नंबर 2। तीसरा किरदार इस ठगी के गैंग का, साइबर ठगों की इस गैंग का, वो भी बंदीपुरवा गांव का ही रहने वाला वीर प्रताप सिंह है। इसकी उम्र 32-33 साल है। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और पिछले साल उसने बीएससी में फिर से एडमिशन लिया था, पढ़ाई छोड़ने के करीब 10-12 साल बाद। इस गैंग में वो शातिर था। उसका काम था लोगों को मोबाइल नंबर मैनेज करके देना, अपने गैंग को मोबाइल नंबर मैनेज करके देना। उसने साइबर ठगी का काम हजारों यूट्यूब इस तरह के देखकर और उससे बारीक चीज़ें निकालकर और बाकी गैंग को बैठाकर उसकी ट्रेनिंग करता था। प्रतिदिन 1 घंटे वो उनको ये बताता था कि कल मैंने जो यूट्यूब देखा उसमें ये तरीका अपनाया गया था, कल मैंने अखबार में पढ़ा उसमें ये तरीका अपनाया गया था, हमको कौन सा तरीका सूट करेगा। इस तरह प्रतिदिन 1 घंटे उनकी क्लासेस लेता था। सब जितने मोबाइल इस्तेमाल किए जाने हैं सब में सबके सिम, सबके डीपी की फ़ोटो, सबके ट्रू कॉलर के नाम, ये सब काम वीर प्रताप सिंह करता था। कि कोई भी फ़ोन करेगा किसी को तो उसको वर्दी वाली फ़ोटो ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अनजान नंबर होता है और अगर किसी के पास ट्रू कॉलर है तो उसको वो वर्दी वाली फ़ोटो और नाम और क्राइम ब्रांच ये लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्जी एसपी, थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच का प्रोफाइल बनाकर ये सबको दिखाया करता था। जब कोई मुर्गा फंस जाता था तो उसको डराने धमकाने घेरने और पैसा वसूलने के लिए सारा टेक्निकल काम वीर प्रताप सिंह ही करता था, जो गैंग का तीसरा और उम्र का सबसे बड़ा सदस्य था। चौथा नाम था शिवा, उम्र थी 17 साल, स्टेटस नाबालिग। वो भी बंदीपुरवा गांव का रहने वाला था, 11वीं का छात्र था। इसके पिता का निधन हो चुका है। नाबालिग का काम सिम कार्ड अरेंज करना, सिम कार्ड देने वाली कंपनियों के पास जाना और जो सेल्स वाले होते हैं उनसे मैनेज करना कि इस तरह का नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, जो पुलिस वालों के नंबर से मिलता है, अलग अलग प्रदेश के जो सीयूजी हैं उनसे मिलता हुआ नंबर चाहिए। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस वाले की डीपी और लगानी है तो 44 उसमें कहीं न कहीं हो, ताकि झटके में देख के लोग समझ जाएं कि हाँ ये पुलिस वाले का ही नंबर है। वो क्यूआर कोड अरेंज करता था। जिस किसी को धमकाया डराया और वो जाल में फंस गया
तो क्यूआर कोड भेज के उस पर पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करता था। क्यूआर कोड के लिए उसने फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट सब बनवा रखे थे। शिवा सबसे कम उम्र का लेकिन सबसे शातिर साइबर ठग था। थाने जैसा सीन क्रिएट करने, मारने, चिल्लाने, इन सब की ऑडियो क्लिपिंग्स इकट्ठा करने और समय पर उसको प्ले कराना। जैसे ये बताना कि तुम्हारा लड़का हमारी कस्टडी में है और पुलिस ने सारा सच उगलवा लिया है, उसकी आवाज़ सुनो। फट एक मार पीट की, चिल्लाने की, पापा बचा लो, पापा बचा लो। आगे पीछे और बैकग्राउंड में कुछ लोगों को मारने पीटने की आवाज़ आ रही है और तब वो कहता था कि ऐसे ही पीटते पीटते मार डाला जाएगा, वरना इतना पैसा दे दो। यूट्यूब लिंक के जरिए वो तरह तरह की आवाज़ें अलग अलग जगह से प्राप्त करके उसको सेव करके रखता था। आका जैसे जैसे आदेश करते थे वही आवाज़ सुनाता था ताकि लोग दहशत में आ जाएं, और थाने का सीन वही क्रिएट करता था ऑडियो सिस्टम में। ऐसा लगे पीछे से एक दरोगा जी जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं, सिपाही को बुला रहे हैं और एक आदमी की पिटाई हो रही है, ये सब चीज़ें। एक चीज़ वो और इसमें करते थे जो ज्ञानदास के साथ किया गया, बार बार वो वीडियो कॉल करते थे और लोग उठा लेते थे। एक बार और ज्ञानदास को इतना धमका दिया था कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो कॉल को न उठाएं। एक बार वीडियो कॉल उठाते ही वही जो सेक्सटॉर्शन वाले करते हैं, एक न्यूड लड़की की एक आधे मिनट की एक वीडियो चल गई और ज्ञानदास उसे देखते रहे और डर के मारे देखते रहे कि अभी वो आ जाएगा, जाने क्या कहेगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसे जैसे ही कॉल कटी वो स्क्रीनशॉट भेज दिया गया और यह कहा गया कि अभी तुम्हारे पूरे खानदान के नंबर पर इसको भेज दूंगा। बात उन्होंने शुरू की आधार नंबर से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डाटा कहां से ले आते हैं, मोबाइल नंबर का, आधार के नंबर का, इन सब का डाटा कहां से ले आते हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट जो बाजार होते हैं, बड़े बाजार या प्राइवेट कंपनियां, जैसे आपको कोई खरीदारी करनी है, एक फॉर्म आपको मिलेगा बड़े स्टोर रूम में जिसमें आधार का नंबर और आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब लिखा होगा। जो सेल्समैन इस चीज़ को रखते हैं वो इस डाटा को बेचते हैं, अलग अलग दामों से ये डाटा बेचा जाता है और उसे ये दूसरा सोर्स जो इनका आधार का है, वो छोटे मोटे होटल में कोई भी यात्री आता है उसका आधार की फोटोकॉपी वहाँ होती है, आधार नंबर होता है, नाम होता है, आधार उनसे ले लेते हैं, मोबाइल नंबर उनसे ले लेते हैं। आप जहाँ जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ अपना मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ये सब जहाँ जहाँ आपको देना होता है, ये सब डाटा आपकी निजता का हनन करते हुए ऐसे लोगों को ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। आधार नंबर ले लिया, ज्ञानदास का आधार नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, आपकी तमाम बहुत सी चीज़ें, राशन की दुकान पे आप जो अंगूठा लगाते हैं उसके थ्रू जो डाटाबेस है वो हैक कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं प्रोफेशनल लोग और उसको ऐसे लोगों को बेच देते हैं। 26 जनवरी को जो कॉल आई थी उसमें ये बताया गया था कि आपका आधार नंबर ये है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही है। बोले आपके आधार कार्ड पर स्मैक का वो बंडल बरामद हुआ है और आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है, आपकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। वो थोड़ा इसको लिंगर ऑन कर रहे थे, उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, तभी वो सेक्सटॉर्शन वाली एक वीडियो चला के उनकी वीडियो उन्होंने बना ली और उनको भेज दिया और ये कहा कि तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे, ये क्यूआर कोड है, तुरंत पैसा भेज दो। पहले दिन उन्होंने 10,000 रुपये भेजा, अगले दिन भर में 40,000 रुपये भेजा, 28 तारीख को फिर उन्होंने
पैसा भेजा, कुल मिलाकर 85,000 रुपये दे दिए। उसके बाद भी वो उसे जेल भेजने की धमकी और ब्लैकमेलिंग की धमकी देने लगे। और इससे परेशान होकर कि बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, शादी हो चुकी है उनकी, लड़का बम्बई में नौकरी करता है, घर परिवार से मजबूत हैं, भाई डीपीआरओ है, इस तरह की बात अगर कहीं इन लोगों ने फैला दी तो वो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। ये चारों किरदार पुलिस ने गिरफ्तार किए और जो कहा गया है ये कि पहला डिजिटल मर्डर उत्तर प्रदेश का। डिजिटल क्राइम करते करते उस व्यक्ति की जान ले ली इन लोगों ने, तो इसे पहले डिजिटल मर्डर के इन चारों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आईडी, सिम कार्ड, नंबरों की पूरी लिस्ट, मोबाइल नंबरों की इतनी मोटी प्रिंटेड लिस्ट, अलग अलग जगह से जो पैसा देके ली गई थी। उनके पास से क्राइम ब्रांच के आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन पे और एटीएम के तमाम क्यूआर कोड, अलग अलग दुकानों से गहनों के बिल और बैंक रसीदें भी बरामद हुई हैं। एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ज्ञानदास के भाई ने धमकी भरे कॉल के बारे में स्वयं आकर बताया तभी, वरना उसके पहले सभी लोग इसको सुसाइड ही मान रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता था कि किस वजह से वो सुसाइड कर सकते हैं। और जब वो कॉल डिटेल चेक की गई और इस तरह के नंबर मिले, ये पता लगा कि साइबर फ्रॉड वाला जो मोडस ऑपरेंडी होता है कुछ उस तरह का है। तब जाकर इस केस का खुलासा हो पाया। इन सभी चारों को जेल भेज दिया गया है। आज की घटना देखिए, साइबर क्राइम की आज की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, ऐसा पहली बार हुआ है। आगरा वाली महिला को तो ये कहा था कि पैसा जमा कर दीजिए, लड़के ने बताया था कि नहीं बहन हमारी कॉलेज में है, वो कहीं नहीं पकड़ी गई है, किसी सेक्स रैकेट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ का तो दिल माँ का है, वो यही कहती रही कि तुम लड़के हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैं जानती हूँ लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और इसी सदमे में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई थी। और आगरा की एक महिला टीचर थी। साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बड़े स्तर पर इनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, रोज अखबारों में निकलता है, सारे समाचार चैनल इसको बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट की, साइबर अरेस्ट की, साइबर क्राइम की तमाम घटनाओं का विस्तार से समाचार लगभग हर चैनल पर लगभग हर दिन आता है। लेकिन फिर भी लोग फंसते जा रहे हैं। पैसा लुट जाने के बाद बदनामी के डर से ज्ञानदास ने आत्महत्या कर ली। बार बार आगाह करने के बाद, हर माध्यम से ये आगाह किया जा रहा है, लेकिन ये जालसाज, ये ठग ऐसा डरा देते हैं कि लोग परेशान होकर पैसा दे देते हैं और किसी से इसका जिक्र भी नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अब तक साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के केसेस में जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं ये बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत हाईटेक नहीं हैं, लेकिन इनको मोबाइल की जानकारी वो बहुत ही गजब की है। वो सिद्धहस्त हैं, महारत हैं मोबाइल के तमाम इस्तेमाल में, यूट्यूब के तमाम इस्तेमाल में इन्हें बिल्कुल जैसे वो कहते हैं सिद्धहस्त हैं, ये एक्सपर्ट हैं उसके। ये पढ़े लिखे बहुत नहीं हैं। जिनका मैंने प्रोफाइल चारों ठगों को बताया ये बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक इतवार को पूरी यही बात ही केवल बताई। इतनी गंभीर ये समस्या हो गई है कि कोई एजेंसी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई दूसरा अधिकारी कॉल पर न तो आपसे कोई सूचना मांगता है और न ही वो पैसे जमा करने की बात कहेगा। कोई भी अधिकारी नहीं कहेगा, खुलेआम नहीं कहेगा, वीडियो कॉल पर नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। जैसे ही कोई पैसे की बात करने लगे आप ये समझ लें कि ये साइबर ठग हैं। अगर वो जो लोग आप कॉल कर रहे हैं वो अगर किसी बात का डर दिखाने लगें, आप फ़ोन को तुरंत काट दीजिए।
1930 यानी 1930 ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। इसको आप सूचित करिए। किस नंबर से ये फ़ोन आया है ये बताइए। किस नंबर में या किस क्यूआर कोड पे उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही है वो बताइए। और हेल्पलाइन नंबर वाले तुरंत इमीडिएट ये नंबर भी चेक करेंगे, आपको 10 मिनट में बता देंगे कि आगे प्रोसीड मत करिए, ये साइबर क्रिमिनल हैं। और जैसे ही वो फ़ोन करना शुरू करेंगे, जानकारी लेनी शुरू करेंगे, इनके सारे मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे, दोबारा कभी ये फ़ोन नहीं करेंगे। जैसे ही ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर वाले ये उनसे संपर्क करना शुरू करेंगे। और आप देखिए कि पिछले 1 महीने से या 20-25 दिन से पूरे देश में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सबकी कॉलर ट्यून में एक बात कही जा रही है कि अगर आपको किसी पुलिस अधिकारी, किसी एजेंसी, किसी जज का फ़ोन आता है, वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये साइबर ठग, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। जो भी कहीं फ़ोन करेगा, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, जानकार, गैर जानकार, उसको कॉलर ट्यून में यही बात सुनाई पड़ेगी, लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, कृपया आप सभी जागरूक हों। हर जगह से आपको सूचना दी रही, जागरूक हों। कोई भी फ़ोन करे इस तरह का कि तुम्हारी लड़की पकड़ गई है, तुम्हारा लड़का पकड़ गया है, तुम्हारा ड्रग्स का पैकेट पकड़ गया है, तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है, तुम्हारा आधार नंबर ये है, उससे कहिए कि बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, फ़ोन काटिए और 1930 को फ़ौरन बता दीजिए। आप यकीन करिए आधे घंटे के अंदर ये फ़ोन कट जाएगा। लेकिन अगर आप फंसते चले गए तो जैसे 3 दिनों में 85,000 रुपये के अंदाज से ले लिए गए, हफ्तों में यहाँ लखनऊ की 2 घटनाएं मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पीजीआई के बहुत सीनियर डॉक्टर से करोड़ करोड़ रुपए हफ्ते भर में साइबर अरेस्ट करके, डिजिटल अरेस्ट करके वसूले गए। मत फंसिए इन सब चक्करों में, जागरूक हो जाइए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।